नमस्कार और द डीप टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रोग्रामिंग भाषाएं, मतलब वो पुल जो हमारे विचारों को मशीनी एक्शन में बदलता है। बिल्कुल। कभी सोचा है कि एक क्लिक पर स्क्रीन पर जो जादू होता है उसके पीछे असल में क्या चल रहा है? हाँ, ये सब कोड का ही कमाल है। और ये बताना जरूरी है कि आज की हमारी सारी चर्चा रॉयल रिसर्च के दिए गए स्रोतों पर आधारित है। जी। हमारा मिशन कह सकते हैं आज ये है कि हम इस दुनिया के दो छोरों को समझें। एक तरफ वो भाषाएं हैं जो मशीन से सीधी बात करती हैं, फुसफुसा कर। हाँ। और दूसरी तरफ वो जो हम इंसानों के लिए समझना आसान है। तो ये अंतर क्यों है और इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग भाषाओं को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना सबसे सही तरीका है। एक स्पेक्ट्रम। हाँ। एक छोर पर है शुद्ध मशीन जो सिर्फ बिजली के ऑन और ऑफ यानी 1 और 0 को समझती है। बाइनरी। और दूसरे छोर पर है हम जो प्रिंट हेलो जैसी आसान कमांड्स लिखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्पेक्ट्रम का सफर तय करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सबसे निचले, सबसे बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं, जहां कंप्यूटर की आत्मा बसती है। ये मशीन कोड, ये 0 और 1 का खेल आखिर है क्या? मेरे लिए सोचना भी हैरान करने वाला है कि दुनिया का हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप, हर गेम हाँ, आखिर में सिर्फ इन 2 नंबरों में सिमट जाता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। मशीन कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की कह सकते हैं मातृभाषा है। मातृभाषा? इसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। ये बाइनरी निर्देशों का एक सीधा साधा फ्लो है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर या सीपीयू सीधे समझता है और उस पर काम करता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? कोई उदाहरण है? हाँ, मिसाल के तौर पर एक बाइनरी कोड जैसे 1101 0001, ये देखने में शायद कुछ भी ना लगे। बिल्कुल बेतरतीब लग रहा है। हाँ, लेकिन एक खास तरह के प्रोसेसर के लिए इसका एक बहुत सटीक मतलब हो सकता है। जैसे मेरे एक खास हिस्से में, जिसे रजिस्टर कहते हैं, 61 नंबर की वैल्यू डाल दो। बस इतना? हाँ, इतना बारीक और सीधा निर्देश। हर प्रोसेसर परिवार की अपनी अलग बाइनरी भाषा होती है, जैसे इंसानों की अलग अलग बोलियां होती हैं। अच्छा, तो अगर कंप्यूटर इसे सीधे समझ रहा है तो जाहिर है ये बहुत रॉकेट की तरह तेज होगा। सबसे तेज। और डेवलपर को हार्डवेयर पर पूरा बारीक कंट्रोल मिलता होगा। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू तो ये है कि किसी इंसान के लिए हजारों लाइनों के 0 और 1 को पढ़ना, लिखना या उसमें कोई गलती ढूंढना तो नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन है। ये तो अपनी दिमागी शांति खोने जैसा हुआ। बिल्कुल। आप एक छोटी सी गलती कर दें, 1 0 की जगह 1 लिख दें और आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने से भी मुश्किल है। यहीं पर इंसानी जरूरत ने एक बेहतर रास्ता निकाला। तो मतलब मशीन कोड और हमारी भाषा के बीच कोई मिडिल ग्राउंड, कोई पहला पुल बनाया गया होगा। हाँ, और उससे कहते हैं असेंबली भाषा। असेंबली। ये मशीन कोड से बस एक कदम ऊपर है। इसने 0 और 1 की जगह निमोनिक्स का इस्तेमाल किया। निमोनिक्स ये क्या होता है? यानी याद रखने में आसान छोटे छोटे शब्द। तो 1011 0000 लिखने की बजाय प्रोग्रामर अब MOV लिख सकता था, जिसका मतलब है मूव या हटाओ। ओके। हमारा पिछला उदाहरण असेंबली में कुछ ऐसे दिखेगा, MOVAL61H। ये पढ़ना और समझना थोड़ा आसान है। ठीक है, MOV तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये AL और 61H क्या है? क्या ये भी किसी खास हार्डवेयर से जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है। यही पर असेंबली की ताकत और कमजोरी दोनों छिपी हैं। अच्छा। AL प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर का नाम है। आप रजिस्टर को प्रोसेसर का पर्सनल सुपरफास्ट वर्कबेंच समझ सकती हैं। वर्कबेंच? हाँ, वो जगह है जहां प्रोसेसर अपना सारा काम तुरंत करता है। असेंबली भाषा आपको सीधे उस वर्कबेंच पर सामान यानी डेटा रखने और उठाने की इजाजत देती है। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो मतलब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। एक एक टूल पर। तो फिर हम सब असेंबली में ही कोडिंग क्यों नहीं करते? अगर ये इतनी तेज और शक्तिशाली है तो इसका कैच क्या है? कैच बहुत बड़ा है। पहला, जैसा आपने पकड़ा, आपको प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। आपको उसके सारे रजिस्टरों के नाम पता होने चाहिए। और दूसरा, सबसे बड़ा डाउनसाइड, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब? जो असेंबली कोड आपने एक इंटेल प्रोसेसर के लिए लिखा है, वो आपके फोन के ARM प्रोसेसर पर एक हर्फ भी नहीं चलेगा। अरे, आपको हर अलग तरह की मशीन के लिए कोड फिर से लिखना पड़ेगा। समझ गई। तो हर नए कंप्यूटर के लिए पूरी मेहनत दोबारा,
ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, और यहीं से शायद उन भाषाओं की जरूरत पड़ी जिनके बारे में हम सब ने सुना है, पाइथन, जावा, C++। बिल्कुल, हाई लेवल भाषाएं। हाई लेवल भाषाएं। एकदम सही। हाई लेवल भाषाओं का जन्म ही इसी समस्या को सुलझाने के लिए हुआ। प्रोग्रामर को मशीन की चिंता से आजाद करो। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी खूबी है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, ये हार्डवेयर की सारी जटिलताओं, रजिस्टर क्या हैं, मेमोरी कहाँ है, इन सबको एक पर्दे के पीछे छिपा देती हैं। आप बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान देती हैं, मशीन की सिरदर्दी पर नहीं। और इससे पोर्टेबिलिटी वाली समस्या भी हल होती होगी? बिल्कुल, यहीं से हमें मिलती है पोर्टेबिलिटी। हाई लेवल भाषा में लिखा कोड एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता है, जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। ओके। ये आपके इंसानी कोड को मशीन की भाषा में बदल देता है। इसलिए आप एक ही कोड को विंडोज, मैक या लिनक्स पर चला सकती हैं। बस आपको उस मशीन के लिए सही ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ठीक है, ये थ्योरी तो समझ आ रही है, लेकिन कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से बात और साफ होगी। जैसे पाइथन को ही लेते हैं। सब कहते हैं ये बहुत आसान है, पर क्या ये सिर्फ नए सीखने वालों के लिए है या इसमें कोई गहरी बात भी है? पाइथन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, अगर आपको स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आपको बस लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक लाइन, काम खत्म। एक लाइन, काम खत्म। लेकिन पाइथन की असली ताकत उसकी सादगी से कहीं ज्यादा है। आज एआई और डेटा साइंस की दुनिया में इसका राज है। वो कैसे? मजे की बात यह है कि एआई की जो भारी भरकम कैलकुलेशंस होती हैं, वो असल में पीछे C++ जैसी तेज भाषा में ही हो रही होती हैं। अरे वाह! पाइथन तो एक ग्लू लैंग्वेज की तरह काम करता है, जो उन शक्तिशाली C++ लाइब्रेरीज को एक आसान, पढ़ने लायक इंटरफेस से जोड़ देता है। अच्छा, तो मतलब आपको C++ की स्पीड और पाइथन की सादगी दोनों का फायदा मिलता है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब पाइथन एक शानदार मैनेजर है जो मुश्किल काम दूसरों से करवा लेता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसका कोई ट्रेड ऑफ तो होगा? बिल्कुल। पाइथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है, मतलब इसका ट्रांसलेटर कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है। इससे एक्स्ट्रा लेयर या ओवरहेड जुड़ जाता है। अच्छा। जो इसे C++ जैसी कंपाइल्ड भाषाओं के मुकाबले धीमा बना देता है। जहाँ कच्ची स्पीड चाहिए वहाँ पाइथन पहली पसंद नहीं होती। ठीक है, अब जावा की बात करते हैं। उसका तो नारा ही है, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ। हाँ, राइट वंस रन एनीवेयर। ये इस वादे को कैसे पूरा करता है? क्या ये पाइथन से अलग है? हाँ, इसका तरीका काफी अनोखा है। जावा का कंपाइलर कोड को सीधे मशीन कोड में नहीं बदलता। तो फिर? वो उसे एक बीच की भाषा में बदलता है, जिसे बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड। अब ये बाइट कोड एक जादुई बॉक्स के अंदर चलता है, जिसे जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM कहते हैं। अच्छा, JVM। अब आप बस किसी भी डिवाइस पर ये JVM इंस्टॉल कर दीजिए और आपका बाइट कोड उस पर चल पड़ेगा, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, आपका एंड्रॉयड फोन हो या कोई बड़ा सर्वर। ये JVM ही उस मशीन के हिसाब से बाइट कोड को असली मशीन कोड में बदलता है। इसी वजह से जावा इतनी पॉपुलर है। हाँ, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स और एंड्रॉयड ऐप्स की दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है। तो जावा का डाउनसाइड क्या है? सुनने में तो ये परफेक्ट लगता है। इसका एक ट्रेड ऑफ ये है कि JVM को चलाने के लिए थोड़ी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर लगती है, जिससे जावा ऐप्स कभी-कभी थोड़ी भारी और धीमी महसूस हो सकती हैं। और इसका कोड पाइथन के मुकाबले काफी लंबा होता है। मतलब? हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए भी आपको एक पूरी क्लास बनानी पड़ती है। ओके, तो हमारे पास आसान पाइथन है और पोर्टेबल जावा है। अब उस भाषा की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही कई डेवलपर्स थोड़ा घबरा जाते हैं, C++। हाँ, C++। इसे इतना शक्तिशाली और साथ ही इतना जटिल क्यों माना जाता है? कोई जानबूझकर मुश्किल रास्ता क्यों चुनेगा? क्योंकि कभी-कभी आपको बस एक ऑटोमेटिक कार नहीं, एक F-16 फाइटर जेट चाहिए होता है। अच्छी एनालॉजी है। C++ की फिलॉसफी है, तुम प्रोग्रामर हो, तुम बॉस हो, हम तुम्हें हर चीज का कंट्रोल देंगे। हर चीज का? हाँ, ये आपको हाई लेवल फीचर्स भी देती है और साथ ही असेंबली की तरह मेमोरी को सीधे कंट्रोल करने की ताकत भी। पाइथन और जावा में मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप होता है, ऑटोमेटिक। हाँ, जैसे कोई कचरा उठाने वाला आता है और सफाई कर जाता है। C++ में आपको खुद तय करना होता है कि कब मेमोरी लेनी है और कब उसे वापस करना है। और ये इतना कंट्रोल क्यों जरूरी है? सोचिए एक वीडियो गेम के बारे में या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जहां हर एक नैनोसेकंड की कीमत होती है। बिल्कुल। वहां आप मेमोरी मैनेजमेंट में जरा सी भी ढील बर्दाश्त नहीं कर सकते। गेम इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, ये सब वो जगह हैं जहां C++ चमकता है। तो इसकी जटिलता एक फीचर है, बग नहीं। बिल्कुल, ये वो कीमत है जो आप बेमिसाल परफॉर्मेंस और कंट्रोल के लिए चुकाते हैं। C++ पर जाना
ऐसा है जैसे ऑटोमेटिक कार चलाने से सीधे हेलीकॉप्टर उड़ाने लगना। हाँ, ताकत बहुत है, पर छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो इन सबको एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि ये सिर्फ अलग-अलग भाषाएं नहीं है, बल्कि काम करने के अलग-अलग नजरिए हैं। बिल्कुल। एक डेवलपर को कब कौन सी भाषा चुननी चाहिए, इसका फैसला किन बातों पर निर्भर करता है? चलिए मुख्य अंतरों को एक बार फिर से देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है परफॉर्मेंस बनाम डेवलपर की प्रोडक्टिविटी। अच्छा। लो लेवल भाषाएं आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन उनमें कोड लिखने में बहुत समय और मेहनत लगेगी। और हाई लेवल भाषाएं आपको तेजी से ऐप बनाने देंगी, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। दूसरा अंतर है पोर्टेबिलिटी। क्या आपको ऐसा कोड चाहिए जो हर मशीन पर चले, या आप किसी एक खास हार्डवेयर के लिए उसकी पूरी ताकत निचोड़ना चाहते हैं? और तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन का लेवल। आप मशीन से कितनी दूर या कितने पास रहकर काम करना चाहते हैं। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब असली दुनिया में ये सब कहाँ इस्तेमाल होता है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हों? जरूर। लो लेवल भाषाओं का इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं और रिएक्शन टाइम तुरंत होना चाहिए। जैसे कि आपकी कार का इंजन कंट्रोल सिस्टम, जो तय करता है कि कब कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। अच्छा। एक पेसमेकर, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। आपके वाईफाई राउटर का फॉर्मवेयर, ये सब लो लेवल कोड पर चलते हैं, जहां परफॉर्मेंस और हार्डवेयर पर सीधा नियंत्रण सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और हाई लेवल भाषाएं, मतलब जो एप्स और वेबसाइट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं? एकदम। आप जो नेटफ्लिक्स देख रही हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जावा और पाइथन पर बना है। अच्छा। इंस्टाग्राम की फीड का एल्गोरिदम पाइथन इस्तेमाल करता है। आप जो वेबसाइट ब्राउज कर रही हैं, वो जावास्क्रिप्ट, एक और हाई लेवल भाषा, पर चल रही है। तो इन सब मामलों में जल्दी से जल्दी नए फीचर्स लाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक बहुत बड़े कोड बेस को आसानी से मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि पेज लोड होने में कुछ मिलीसेकंड और कम लगे। यहाँ डेवलपमेंट की स्पीड परफॉर्मेंस पर भारी पड़ती है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि हमने बाइनरी के 0 और 1 से लेकर इंसानी भाषा जैसी पाइथन तक का सफर तय किया। और सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि कौन सी भाषा बेस्ट है, बल्कि ये है कि किसी खास काम के लिए सही औजार कौन सा है। बिल्कुल। आप सब्जी काटने के लिए आरी का इस्तेमाल नहीं करती और पेड़ काटने के लिए चाकू का नहीं। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। एक अच्छे और अनुभवी प्रोग्रामर की यही पहचान है कि वो इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझता है। उसे पता होता है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। हाँ, उसे पता होता है कि कब उसे कच्ची स्पीड और हार्डवेयर कंट्रोल के लिए C++ जैसा शक्तिशाली औजार उठाना है, और कब तेजी से काम करने के लिए पाइथन जैसा सुविधाजनक टूल। असली विशेषज्ञता इसी चुनाव में है। बिल्कुल। तो इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के बाद चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर और भी तेज होता जा रहा है, और अब तो AI भी कोड लिखने लगी है। हाँ, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कोड लिखने में बेहतर हो रही है, तो क्या भविष्य में लो लेवल प्रोग्रामिंग की कला एक बहुत ही खास ऐतिहासिक हुनर बनकर रह जाएगी? जैसे डिजिटल घड़ियों के जमाने में हाथ से घड़ी बनाने वाले कारीगर होते हैं। बिल्कुल। या फिर उन मास्टर्स के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी जो सीधे मशीन की अपनी भाषा में बात करके वो बुनियाद तैयार करते हैं, जिस पर बाकी सारी दुनिया का सॉफ्टवेयर खड़ा होता है। हाँ, इस पर सोचेगा जरूर।